जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्र, यम, कामदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है करुण रस के देवता इनमें से कौन है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन यम का चयन किया है वो अपना एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं, आपको बताना है। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। सर्वप्रथम हम बात कर लें संज्ञा की। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हिमालय दिया हुआ है, तो जब हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा वो दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। तो हिमालय क्या है? तो दुनिया में अकेला है, तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जबकि राम क्या है? तो राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ के जैसे और पहाड़ है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के जैसे और पहाड़ है तो एक के जैसे जब और हो तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनजान होगा, आगम होगा, अगम्य होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा जहां पहुंचा ना जा सके के लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा अगम्य हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? आना होगा, आना होगा, जाना होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वेद जो है ये मूल शब्द है, इसमें अना प्रत्यय लग करके वेदना बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम होगा? समालोचना, आलोचना, निंदा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर निंदा है। क्या? तो इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम हो जाएगा? तो निंदा यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनिकार्थी शब्द है? कह सकते हैं कि कसरत का समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कारखाना, साधारण व्यायाम या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनिकार्थी हो जाएगा? तो व्यायाम। क्या? तो कसरत को व्यायाम भी बोलते हैं। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? चीनी, अंग्रेजी, फारसी या फिर अवधी। तो बताना है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेशन की जब बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जुड़ें, आपका निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली में किसमें? तो खड़ी बोली में परसर्ग लगाया जाता है। ने जरूर ध्यान रखिएगा। तो किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि किस बोली में ने परसर्ग नहीं लगाया जाता? तो अवधी बोली में, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है। अमर होगा, सितारा होगा, धरा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनी का जो पर्यायवाची होता है पृथ्वी होता है, तो धरा जो हो जाएगा इसका पर्याय है। तो यहाँ पर अंबर क्या, तो अवनी का जो विलोम हो जाएगा ये अंबर हो जाएगा क्या? तो अवनी का जो विलोम होता है ये अंबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्जव होगा, मार्दव होगा, आर्तव होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आर्जव होगा, मार्दव होगा, आर्तव होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य का जो विलोम होता है ये आर्जव क्या? तो कौटिल्य का विलोम जो हो जाएगा ये आर्जव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौटिल्य का जो विलोम शब्द होता है ये आर्जव होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक धन कौन सी है? पार्श्विक धन आपको बताना है रा, अड़ा, ला या फिर या। तो कई बार हमने आपको बताया है ला, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये प्रश्न तो रट ही गया होगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक धन कौन सी है? तो ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण आपको बताना है। रूढ़ शब्द का उदाहरण आपको बताना है। आगमन होगा, पान होगा, रंगीला होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द कई बार हमने आपको बताया व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो होता है इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप अलग नहीं कर सकते। योग रूढ़ की बात करेंगे, जब यौगिक की जब बात करेंगे तो यौगिक क्या होगा? दो शब्दों से मिलकर बनेगा। योग रूढ़ जितने भी अव्ययी समास के उदाहरण है जो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आगमन, रंगीला को आप तोड़ सकते हैं, जबकि पान, पान क्या है? तो पान जो है ये रूढ़ शब्द, क्योंकि इसको आप तोड़ करके कोई शब्द नहीं बना सकते। तो निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा होगा? तो पान होगा। आपको ट्रिक ध्यान रखना, छोटा शब्द देख करके आप रूढ़ शब्द लगा सकते हैं, सही हो जाएगा आपका। तो निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो पान राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं आपको बताना है। यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने बताया कि दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा यौगिक शब्द क्या? तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पाठशाला हो गया, क्या हो गया? तो पाठशाला हो गया। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो यौगिक शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, जैसे अभी पान था पिछले प्रश्न में। योग रूढ़ की बात करेंगे तो लंबोदर हो गया, जिसका किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, जिसमें वो वीर समास हो, सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीमा ने कल रिक्त स्थान दिया हुआ है, काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, सीमा ने कल मात्र भी काम नहीं किया था, सीमा ने कल भर काम नहीं किया था। तो राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा भी हो जाएगा क्या? तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी चयन किया है वो अपने मार्क में जो है 1 नंबर ऐड कर सकता है। अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में टोटल आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। कम से कम आप 20 प्लस तो करना ही करना है। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, तो भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल का समानार्थी शब्द है? सुमन, पल्लू, पग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल का समानार्थी शब्द है? सुमन, पल्लू, पग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा फूल का जो पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी या फिर कह सकते हैं इसका जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुमन क्या? तो सुमन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल का समानार्थी शब्द है? तो सुमन हो जाएगा क्या? तो सुमन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ बताइए। विवाह करना, घर बनाना, घर सजाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर विवाह करना क्या? तो घर बसाना यानी कि विवाह करना। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो विवाह करना सही उत्तर है। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्रोध छिपाना, क्रोध प्रकट करना, क्रोध प्रकट ना करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंखें दिखाना क्या? तो आंखें दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना क्या? तो आंखें दिखाना
तो इसका जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना, टू बी सही है क्या, टू बी सही है, आंखें दिखाना, मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर क्रमधारय समास। तो सर्वप्रथम बात कर ले समास की, तो कई बार हमने आपको बताया, आपको ध्यान रखना भी है समास के कितने भेद होते, कितने प्रकार होते, तो 6 प्रकार होते, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्या हो जाएगा तो वीर समास हो जाएगा, और एक जो बचा है आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर प्रतिमान क्या, तो प्रतिमान मैंने कई बार आपको बताया, जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, अव्यय लगा हुआ मिल जाए, पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो तो क्या हो जाता है, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिमान, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो जब प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो राइट आंसर अव्ययी भाव समास है, जैसे प्रति हो गया, यथा रुचि हो गया, यथा संभव हो गया, भरपेट हो गया, इसमें क्या है तो अव्ययी भाव समास है। द्विगु समास की बात करेंगे तो द्विगु समास में क्या होता है, तो पहला पद संख्यावाची होता है क्या, तो पहला पद जो होता है संख्यावाची हो, जैसे चौराहा हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं ये द्विगु समास हो जाते हैं। बात जब करेंगे द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते क्या, तो दोनों पद प्रधान होते, जैसे रात दिन हो गया क्या, तो जैसे रात दिन हो गया, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह क्रमधारय, तो इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है क्या, तो क्रमधारय में विशेषण विशेष का संबंध होगा, एक पद विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दही जो होता है ये क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। ध्यान रखना, गलती आगे से नहीं करेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप बताना है, तू तुम हम इनमें से कोई नहीं। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन जो सर्वनाम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो हम हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, जो बहुवचन का हो जाएगा। जब उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या, तो मैं का क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, गलती नहीं करना है, जरूर ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो हम हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, अनुनासिक संबंधित, संयुक्त व्यंजन संबंधी, अनुस्वार संबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी में अनुस्वार लगेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है सन्यासी में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें, घाटी, उपत्यका, वेसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत की तलहटी के लिए जो एक शब्द होता है इसको उपत्यका बोलते क्या, तो उपत्यका बोलते पर्वत की तलहटी के लिए क्या, तो उपत्यका। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द जो होगा ये उपत्यका हो जाएगा क्या, तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम प्रश्न दोस्तों। तो जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर डच। तो आल्पिन और अलमारी की जब बात करेंगे तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के, तो आल्पिन और अलमारी ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ध्यान रखना है, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। दोस्तों 25 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके 25 प्रश्नों में अपना स्कोर जरूर बताएं, कितने प्रश्न आपके सही हो पाए कमेंट करके बताएं। कम से कम 20 प्लस तो आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आए आप अपने एग्जाम में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।